विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट चैनल में। आज हम लेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र या फिर इसे हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र के अंदर इसकी संरचना को और संरचना के बाद में इसकी क्रियाविधि को। दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, पहली मानव श्वसन तंत्र की संरचना, दूसरी इसकी क्रियाविधि। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इधर देखिएगा, ये इस प्रकार से यूं रहेगा हेड। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और नीचे आपको जस्ट यहाँ से आरंभ करना है। एक सीधी सीधी लाइन यहाँ तक ले जाओगे और लाइन सीधी ले जाने के बाद में इसको और तिरछा ले जाना, यूँ थोड़ा सा और तिरछा ले जाना और यहाँ पर इसको खत्म कर देना और यहाँ से ये अंदर की तरफ यूँ ले जाते हैं। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी यूँ नीचे की तरफ आएगा। अगर हम मानव श्वसन तंत्र की बात करें, मोटे मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो मानव श्वसन तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये 3 भाग कौन से होंगे उसके नाम आप जरूर याद रखें। तो सबसे पहला जो भाग होता है उसका यहाँ से नाम हो जाएगा ऊपरी श्वसन तंत्र, जो कि इस पार्ट से ऊपर ऊपर रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पे रेखा खींची है, डॉट बिंदु लगाया है, इसके ऊपर की तरफ तो रहेगा ऊपरी श्वसन तंत्र। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक प्रकार, पहला प्रकार हो गया ऊपरी श्वसन तंत्र। और गले के बाद नीचे की तरफ हम ज्यों ही आएंगे तो वो जो पार्ट होगा वो होगा निचला श्वसन तंत्र। तो हमने यहां पर लिख दिया 2 नंबर पर, ये दूसरा नंबर है, निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र के अलावा एक और इसका भाग होता है और वो तीसरा भाग है मांसपेशियां, यानी कि श्वसन मांसपेशियां। तो तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मानव श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं। इस स्वर यंत्र के ऊपर की तरफ ऊपरी श्वसन तंत्र, इस स्वर यंत्र के नीचे की तरफ निचला श्वसन तंत्र, और श्वसन के अंदर जो मांसपेशियां काम में आती हैं उन्हें हम कहते हैं श्वसन मांसपेशियां। इतनी सी बात, सबसे पहले जब भी हम श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तो ये चीज याद करना जरूरी है। देखिएगा, अब हम इस संरचना को बनाना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको विभाजित करते हैं कि ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, श्वसन मांसपेशियों में कौन कौन से अंग आते हैं। अब यहां से मैं विभाजित करूंगा और आपको समझाऊंगा कि जो यहां पर हमने श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया है, तो इन तीनों को कितने कितने भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन से अंग आएंगे, निचले श्वसन तंत्र में कौन से अंग आएंगे, और श्वसन मांसपेशियों में कौन सी मांसपेशियां आएगी। देखिए, बात करें हम ऊपरी श्वसन तंत्र की, तो ऊपरी श्वसन तंत्र यहां से आरंभ होता है। देखिएगा, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर नासिका आती है, नासिका आती है, मुख आता है, मुख के बाद हम लिखेंगे ग्रसनी आती है, और ग्रसनी के बाद हम लिखेंगे कि स्वर यंत्र आता है। इस स्वर यंत्र को हम कंठ भी कह सकते हैं, कंठ भी कह सकते हैं। अब हम इसकी संरचना को ड्रॉ करते हैं। देखिए,
ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे नासिका, और नासिका आगे जाके एक पार्ट में खुलती है जिसे हम कहते हैं नासा गुहा। तो नासिका आगे जाकर किस में खुलती है? तो नासिका आगे जाकर नासिका गुहा में खुलती है। और यहां पर ये रहेगी नासिका गुहा इस प्रकार से। इसके भीतर की तरफ, इसके नीचे की तरफ जो है वो मुख गुहा होती है, इस प्रकार से ध्यान देना। और ये अलग कर रहा है दोनों को, ये है मुख गुहा और ये है नासा गुहा। और यहां पर हम इस रचना को ला रहे हैं नीचे की तरफ। यहां तक आप समझ चुके होंगे कौन कौन से भाग आ गए, क्योंकि अभी हम ऊपरी श्वसन तंत्र बना रहे हैं। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में एक तो हमने नासिका और नासा गुहा बनाया, ये हमारी नासिका हो गई, और इसके भीतर ये क्या हो गया? ये हो गया नासा गुहा। इसके बाद ये नीचे की तरफ ये क्या हो गया? मुख हो गया, इसको हम कहेंगे मुख या मुख गुहा, ये मुख वाला भाग हो गया। इसके बाद यहां पर जो ये पार्ट रहता है इसको हम कहते हैं ग्रसनी, ये ग्रसनी वाला भाग हो गया। ग्रसनी के नीचे की तरफ अब श्वास यहां आएगी, क्योंकि हम श्वसन तंत्र को पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है हम श्वसन तंत्र की संरचना को ही समझेंगे और श्वसन तंत्र के अंदर काम में आने वाले अंगों को ही पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर हम आगे बात करेंगे स्वर यंत्र की या फिर कंठ की। तो कंठ जस्ट यहां पे होता है और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा हो गया बीच के अंदर स्वर यंत्र, और यहां पर हम नाम लिख देते हैं कि ये जो हमने संरचना बनाई है ये हमने बनाई है स्वर यंत्र की। तो आप ऊपरी श्वसन तंत्र को पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं कि ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। पहला अंग कौन सा होगा? नासा गुहा, दूसरा मुख, तीसरा ग्रसनी, चौथा स्वर यंत्र। ये चार जो अंग हैं वो हमारे रहते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर। उसके बाद आएगा निचला श्वसन तंत्र, और ये शुरू होगा यहां से स्वर यंत्र से। अब यहां से आरंभ होगी ये नलिका। इस नली की विशेषता ये है कि इसमें कई प्रकार के सी आकार के छल्ले होते हैं। अब यहां पर आप सी यूं बना सकते हो, ये यहां पर लाइन खींची, यहां पर ये जो पहला अंग है इसको अपन कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्वास नली। और ये श्वास नली कहाँ पे रहती है? तो ये श्वास नली निचले श्वसन तंत्र का हिस्सा है, भाग है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया श्वास नली। श्वास नली के बाद में श्वसनी आएगी, श्वसनी के बाद में श्वसनिकाएं आएगी, श्वसनिकाओं के बाद में कुपिकाएं आएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें हम फेफड़े की, तो जो फेफड़ा होता है वो यहाँ पर श्वसनी और कुपिकाओं से मिलकर बनी एक संरचना है। ये फेफड़े हमारे शरीर के अंदर कुल मिलाकर 2 होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं हमारे शरीर के अंदर? 2 फेफड़े होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ये फेफड़े किस कलर के होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो है हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसके बाद आप याद रखोगे कि फेफड़े 2 होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और इसमें भी हम 2 पार्ट करेंगे। एक हमारा फेफड़ा है दायां फेफड़ा और दूसरा यहां से होगा बायां फेफड़ा। इधर से देखिए, ये वाला फेफड़ा हमारा कौन सा फेफड़ा हो जाएगा? तो ये वाला फेफड़ा हमारा हो जाएगा दायां फेफड़ा, क्योंकि शरीर तो इस प्रकार से है ना। तो ये हाथ कौन सा? मेरा दायां हाथ हो गया, तो ये यहां हो गया दायां फेफड़ा।
और इस प्रकार से यूं यहां हो जाएगा बायां फेफड़ा। यहां पर ये हमारा दायां फेफड़ा, ये बायां, पहले लिख देता हूं यहां पे, ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा। देखिएगा दाएं फेफड़े की और इस बाएं फेफड़े की क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा दायां फेफड़ा है ये वाला, ये चौड़ा ज़्यादा है, और जो ये बायां फेफड़ा है ये लंबा ज़्यादा है। ये चौड़ा ज़्यादा है, ये लंबा ज़्यादा है, ये चौड़ा ज़्यादा है, ये लंबा ज़्यादा है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी टोटल पालियां कितनी होती है। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर ये दायां फेफड़ा, इसमें 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 पालियां होती हैं, और बाएं फेफड़े में तो केवल 1 और 2 पालियां होती हैं। तो हमने यहाँ से बना दी श्वास नली, और श्वास नली के साथ में हमने यहाँ से बना दिया फेफड़ा। अब हमारी संरचना क्या बची है, श्वसनी बनानी है, और श्वसनी श्वास नली के आगे वाला पार्ट रहता है। जैसे कि ये तो श्वास नली हो गई मेन ब्रांच, और इस मेन ब्रांच से जब 2 शाखाएं और इस प्रकार से निकलती हैं, तो इस 2 ब्रांचेस को हम कह देंगे श्वसनी। ये टोटल कितनी होती है, 2 होती हैं, जो कि श्वास नली से विभाजित होती हैं और दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, ये वाला इसके अंदर की तरफ जाएगा, इसको अपन कह देंगे श्वसनी। तो यहां से हमने एक और संरचना बनाई श्वसनी की। श्वसनी के बाद में आती है श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं बिल्कुल इसके आगे की तरफ ये फैल गई यूं। ये तो अभी मुख्य ब्रांच है, इस ब्रांच से यूं निकल रही है, ये यूं निकल रही है, यूं आ गई। देखिए इस प्रकार से हमने उस साइड भी बना दिया, इस साइड भी बना दिया, यानी कि एक जो है शाखानुमा संरचना बन गई अंदर की तरफ। ये जो मेन 2 ब्रांचेज है ये श्वसनी हो जाएगी। उसके बाद में जो यहाँ पे शाखानुमा संरचनाएं बन रही ये कहलाएगी श्वसनिकाएं। क्या कहलाएगी, श्वसनिकाएं कहलाएगी। और श्वसनिकाओं के किनारों पर गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो गुब्बारे नुमा संरचनाएं रहती हैं इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं कुपिकाएं। तो यहां पर हमने जो एक गुब्बारे नुमा संरचनाएं बनाई हैं, इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को हम क्या कह देंगे, तो इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को हम कह देंगे कुपिकाएं। यानी कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमने कंप्लीटली बना दिया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट के अंदर, यानी कि श्वसन मांसपेशियों के अंदर। श्वसन मांसपेशियों में पसलियां तो यहां पर रहती है, वक्षस्थल में यहां पर रहती है, और दूसरी बात करते हैं डायाफ्राम की। तो डायाफ्राम जस्ट यहां पर नीचे की तरफ रहता है, यूं। ये वाला पार्ट यहां से क्या हो गया, डायाफ्राम हो गया। मानव श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं, उन सभी अंगों को हम थोड़ा विस्तार से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव श्वसन तंत्र के अंदर काम में आती है नासिका। नासिका के भीतर जो ही जाते हैं तो यहां पर रहती है नासा गुहा, और हम बात करें नासिका की तो ये मनुष्य का प्राथमिक श्वसन अंग है। ये मनुष्य का प्राथमिक श्वसन अंग रहता है। तो नासा गुहा के अंदर, नासा गुहा से होकर जो है वो श्वास ग्रसनी और स्वर यंत्र में जाती है। तो बात यह है कि जब बाहरी वायुमंडल से वायु को ग्रहण किया जाता है तो वायु अशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती। कई सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो इस नासा गुहा के अंदर कुछ महीन बाल होते हैं, कुछ
महीन बाल होते हैं और इसके साथ में यहां से श्लेष्मा का स्त्राव होता रहता है। पहली बात आपको याद रखना है कि महीन बाल होते हैं, दूसरा याद रखना है कि यहां से श्लेष्मा का स्त्राव होता रहता है, जिसके कारण जो ये सूक्ष्म जीव हैं और जो वायु के अंदर धूल के कण है वो वहीं रुक जाते हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर ये चीज आप नासा गुहा के अंदर याद रखोगे। दूसरा हम पढ़ते हैं मुख को। मुख हमारा द्वितीयक श्वसन अंग है। मुख के द्वारा जो श्वास ली जाती है वो इतनी शुद्ध नहीं होती है जितनी कि नासिका के द्वारा श्वास ली जाती है। बात करें हम आगे ग्रसनी की, तो ग्रसनी की मैंने पाचन तंत्र के अंदर कंप्लीट रूप से बताया था कि 3 टाइप की होती है, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी या इसे कंठ ग्रसनी कहते हैं। तो वायु यहां से नासा ग्रसनी में, सबसे पहले वायु कहां जाती है? नासा ग्रसनी में, और नासा ग्रसनी के बाद मुख ग्रसनी में, और मुख ग्रसनी के बाद कंठ ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो ये हो गया मुख और ग्रसनी। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं स्वर यंत्र का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वर यंत्र और काफी महत्वपूर्ण भी है। देखिएगा स्वर यंत्र को। बात करें हम स्वर यंत्र की, जो कि यहां पे मैंने बताया है, स्वर यंत्र कुल मिलाकर 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर जो है वो बना होता है स्वर यंत्र। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वर यंत्र के ऊपर की तरफ एक एपिग्लोटिस पाया जाता है। और इसके ऊपर होता है एक घाटी ढक्कन, या इसी को हम घाटी ढक्कन कह सकते हैं। स्वर यंत्र के ऊपर की तरफ एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो कि यह निर्धारित करता है कि भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करे। जब श्वास यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, उस कंडीशन में एपिग्लोटिस का ढक्कन खुलता है और श्वास कहां जाती है? श्वास जाती है सीधे श्वास नली में। लेकिन जब हमारे द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है तो श्वास नली के परिपथ में स्वर यंत्र के ऊपर यहां पर स्थित घाटी ढक्कन बंद हो जाता है, एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिसके कारण भोजन जो है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं करके कहां जाता है? भोजन नली में जाता है। इसी को हम कह सकते हैं ग्रास नली में जाता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप याद रखें। इसके बाद अगर बात करें हम स्वर यंत्र की, तो स्वर यंत्र के अंदर स्वर रज्जु होते हैं। स्वर रज्जु होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड या स्वर रज्जु होते हैं और यह अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जो ही यहां से श्वास ग्रहण की जाती है और हम बोलते हैं तो यहां पे कंपी होती है, और इसके कारण क्योंकि यहां पे बिल्कुल छोटी छोटी झिर्रियां होती हैं और इन झिर्रियों में अगर कंपन होगा तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलेगी। और ये प्रोसेस होती कहाँ है? तो स्वर यंत्र में होती है, जिसके अंदर स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाली जा सकती हैं। तो ये छोटी सी बात हो गई हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र की। आगे हम चलते हैं निचले श्वसन तंत्र के अंदर, और निचले श्वसन तंत्र के अंदर हमारा जो पहला भाग रहता है वो रहता है श्वास नली। इधर से देख लीजिए, ये है श्वास नली। किससे बनी होती है अगर पूछा जाता है तो आप याद रखोगे कूट स्तरीय, पक्षमाभी, स्तंभाकार, उपकला, उत्तक से रेखित सी टाइप के छल्लों से निर्मित होती है।
बड़ा नाम है, लेकिन परीक्षा में 1 नंबर के सवाल के अंदर पूछा जाएगा कि श्वास नली किसकी बनी होती है। तो यहां पे याद रखना है, कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला उत्तक से रेखित सी टाइप के छल्लों से निर्मित होती है। और यहां पे जो ये सी टाइप के छल्ले होते हैं वो यहां पर ये निर्धारित करते हैं कम से कम श्वास नली पिचके नहीं। अगर ये पिचक जाए तो श्वास फेफड़ों में नहीं जा पाएगी, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है, क्योंकि श्वास तो यहां रुक गई, हमें श्वास फेफड़ों में भेजनी है, और जब तक श्वास फेफड़ों में नहीं जाएगी तब तक हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो मरना निश्चित है। इसलिए श्वास नली की संरचना ऐसी होती है कि वो पिचकती नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं श्वसनी के अंदर। ये हमने श्वसनी के 2 पार्ट ले लिए, ये श्वसनी के 2 भाग होती हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की श्वसनिकाएं हैं जो शाखानुमा संरचनाएं होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कुपिकाओं में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, या फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन आप आंसर दोगे कि कुपिकाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जो कि मानव श्वसन तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और एक फेफड़े के अंदर टोटल मिलाकर 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ के करीब होती है। यानी कि इसमें भी 30 मिलियन, इसमें भी 30 मिलियन, टोटल 3 करोड़ एंड 3 करोड़ कितने हो गए? 6 करोड़ हो गए। 6 करोड़ क्या है भाई? कुपिकाएं हैं। 6 करोड़ कुपिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर। देखिएगा, ये यहां पर कुपिकाएं हैं, एल्वियोलाई हैं, यहां पर ये अंग हैं। नासिका से श्वास को अंदर की तरफ लाया जा रहा है और अंगों की तरफ भेजा जा रहा है। हम कहेंगे कि ये ऑक्सीजन है। अब कहां पे आ गई ये ऑक्सीजन? अब ये ऑक्सीजन आ गई कुपिकाओं के अंदर। कुपिकाओं से ऑक्सीजन कहां जाएगी? अंगों की ओर जाएगी। अंग इस ऑक्सीजन को ऊर्जा के रूप में काम में ले लेंगे। वापस से ऑक्सीजन किस में तब्दील हो जाएगी? CO2 में तब्दील हो जाएगी। CO2 किस में आएगी? इन कुपिकाओं में आएगी। कुपिकाओं से वापस ये बाहर चली जाएगी और ये ऑक्सीजन वापस से फिर अंगों में चली जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। हम यूं कहेंगे कि गैसों का जो आदान प्रदान है वो कुपिकाओं के अंदर ही होता है। श्वसन क्रिया विज्ञान हम पढ़ेंगे अभी। श्वसन क्रिया विज्ञान का एक रूल है और वो रूल है NPG। आप कहोगे सर ये NPG क्या है? तो मैं इसको बताऊंगा, आप धैर्य रखें। NPG होता है नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि NPG, और इसको हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक दबाव प्रवणता। ये ऋणात्मक दबाव प्रवणता क्या होती है? यानी कि जो वायु है वो अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है।